हाँ जी। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बंजल क्लासेस सीकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बात करेंगे अपने आज पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है संघ व उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। कि भारत जो है उसका विस्तार कहाँ कहाँ है, उसकी भौगोलिक सीमाएं क्या हैं, तो उनको लेकर अपन चर्चा करने वाले हैं। संविधान में किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है उसके बारे में डिटेल से एक्सप्लेनेशन करेंगे, अपन बात करेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी और अभी इस लेक्चर को समझने के लिए, इस लेक्चर को पढ़ने के लिए आप एक पेन और एक नोटबुक लेकर बैठे होंगे, क्योंकि नोट्स बनाना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी क्लास का, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, उसका आउटपुट आए, तो उसका पहला स्टेप क्या होगा, प्रॉपर तरीके से आपके पास उस लेक्चर के नोट्स होने चाहिए। कोई भी टॉपिक पढ़िए, चाहे वो 2 क्लास का टॉपिक है, चाहे वो 1 क्लास का टॉपिक है, जब तक आपके पास प्रॉपर नोट्स नहीं होंगे तब तक आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, और रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर आपको याद होने वाला कुछ भी नहीं है। क्योंकि एग्जाम में अपने नोटबुक नहीं बल्कि दिमाग ही लेकर जाते हैं और दिमाग में चीज़ें बार बार रिवाइज करने पर सेव होती है। क्लियर है? तो आई होप कि आप समझे होंगे मेरी बात को। और अभी भी अगर नहीं है पेन कॉपी, तो एक पेन कॉपी लीजिए और साथ में अपने नोट्स बनाइएगा। मैं आपको यहाँ नोट्स के फॉर्मेट में ही करवाऊंगा कि किस तरीके से नोट्स बनाने हैं और याद करने का फॉर्मेट क्या रहेगा। लास्ट में अपन उसको भी डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कि कौन कौन से प्रोविजन इसके अंदर किए गए हैं। चलिए, नाम क्या है अपने चैप्टर का? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। संविधान का पहला भाग जो है, जो अनुच्छेद 1 से 4 जो है, उसका उल्लेख अपन करने जा रहे हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ भी आपको अवेलेबल रहेगी। वो अपने टेलीग्राम चैनल जो है बंसल क्लासेस सीकर के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल रहेगी। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, संघ व उसका राज्य क्षेत्र। देखिए जरा, ये जो हेडिंग है अपनी, संघ व उसका राज्य क्षेत्र, ये अपने संविधान का भाग कौन सा है? संविधान के भाग नंबर 1 की है। संविधान का कौन सा भाग है? ये वाला संविधान का भाग 1 है। और इसमें अनुच्छेद कौन से हैं? इसमें जो अनुच्छेद हैं वो हैं 1 से 4। कौन से अनुच्छेद हैं? 1 से 4 तक के अनुच्छेद इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं कि भैया 1 से 4 तक के जो अनुच्छेद हैं उसमें हमने लिख दिया है कि भारत क्या होगा, भारत का क्षेत्रफल किस किस प्रकार से होगा, भारत में कौन कौन से स्टेट होंगे, कौन से यूटी होंगे, या हमें विदेशों से कोई ज़मीन ग्रहण करनी है या विदेशों को कोई ज़मीन देनी है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी और कौन कौन से बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। ये सारी बातें हमने कहाँ उल्लेख कर दी हैं? संविधान के अनुच्छेद नंबर 1 से 4। और पेपर में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 1 की। किसकी चर्चा करेंगे? अनुच्छेद नंबर 1 की। तो आइए सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं। आर्टिकल नंबर 1। अनुच्छेद 1 जो है उसका डिस्कशन करेंगे। क्या है इसकी हेडिंग? क्या है? संघ का नाम व उसका राज्य क्षेत्र। संघ का नाम व उसका राज्य क्षेत्र। देखिए, सबसे पहले समझिए इस लाइन को कि इस पूरे लाइन में कितनी बातें कही गई हैं। तोड़ के अपन ना छोटे छोटे पार्ट्स बना के पढ़ेंगे ताकि आपके दिमाग में छोटे छोटे ब्लॉक्स बने और सेव जल्दी हो डेटा। उसके लिए तो संघ की बात करते हैं। संघ, पहली बात तो यहाँ एक बात तो बताई गई है, संघ किस प्रकार का होगा, किस टाइप का संघ होगा। क्या जैसे कि क्या संघ को तोड़ा जा सकता है? क्या राज्य जो होंगे उनको तोड़ा जा सकता है? क्या उनमें कहीं आगे चेंज करना हो तो किया जा सकता है? क्या तो पहले तो यहाँ संघ को डिफाइन किया गया है। एक तो ये, दूसरा पॉइंट यहां बताए गए हैं, बी पॉइंट यहां बताए गए हैं नाम। और नाम के कितने कितने नाम बताए गए हैं? नाम यहां 2 प्रकार के बताए गए हैं कि भारत को 2 नामों से जाना जाएगा। फिर यहाँ राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। इसमें यहाँ बताया गया है कि राज्य का भौगोलिक विस्तार कितना होगा और इसमें कौन कौन सी इकाइयां शामिल होंगी। तो इसमें कौन कौन सी इकाइयां जो हैं वो शामिल होंगी, ये यहाँ बताया गया है। कौन कौन सी इकाइयां यहाँ शामिल होंगी, ये यहाँ उल्लेख किया गया है। क्लियर है? और इसके उल्लेख हमें कहां मिलता है, बात करेंगे आगे। पहले आते हैं संघ पे। टाइप की चर्चा करते हैं कि यूनियन। सबसे पहले तो संविधान में संघ के लिए शब्द क्या इस्तेमाल लिया गया है? यहां फेडरल शब्द नहीं है, जबकि यहां क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है? यूनियन शब्द इस्तेमाल किया गया है। क्या शब्द किया गया है? यूनियन शब्द का उपयोग किया गया है। यहां क्या लिखा है? यहां क्या लिखा है? देखिए जरा, यहां इसमें इसके बारे में लिखा है पहले आर्टिकल में। क्या इसके बारे में लिखा है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या लिखा है?
भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, कि भारत जो है अर्थात जिसे इंडिया कहा जाएगा, वो इंडिया जो है वो राज्यों का संघ होगा, ग्रुप ऑफ द यूनियन ऑफ द स्टेट्स होगा, कि यूनियन होगा। एक तो ये कहा गया है। लेकिन यहां एक दो बातें इस पूरी लाइन में, इस पूरी लाइन के सार में दो बातें छुपी हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है? राज्यों का संघ होगा, इसका मतलब क्या है? तो कहा जाता है कि इंडिया राज्यों का संघ तो होगा, लेकिन राज्यों द्वारा किया गया एक समझौता नहीं है। जैसे कि अमेरिका में जब यूएसए जब बना, तो वो यूएसए की जो 13 कॉलोनियां थी, जो उस समय के 13 राज्य थे, हालांकि वर्तमान में 50 राज्य हैं अमेरिका में, लेकिन उस समय के 13 राज्य जो थे, उन राज्यों ने आपस में अपनी कॉमन शक्तियां एक संघ को दी। बाद में एक अमेरिका देश जो बना, तो वहां राज्यों से देश बना है, जबकि यहां ऐसा नहीं है। यहां पहले देश है, उसके बाद उसमें क्या बनाए गए हैं? राज्य बनाए गए हैं। तो यहां क्या मामला है? ये कहा गया है कि ये राज्यों का संघ होगा, लेकिन यहां दो बातें हैं कि यह संघ राज्यों का समझौता नहीं है। यह संघ राज्यों द्वारा किया गया समझौता नहीं है, राज्यों द्वारा किए गए समझौते का परिणाम नहीं है। किए गए समझौते का परिणाम नहीं है। एक तो ये लाइन यहां लिखी है। कितनी बातें लिखी है इसमें? दो, कि यह संघ जो है वो राज्यों द्वारा किए गए एक समझौते का परिणाम नहीं है। और दूसरी बात यहां क्या लिखी है कि यहां से राज्यों को संघ से अलग होने की कोई पावर नहीं है। तो यहां क्या लिखा है? राज्य जो हैं वो संघ से बाहर नहीं जा सकते, राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते, यूनियन से अलग नहीं हो सकते। नहीं हो सकते, ये यहां है। अर्थात राज्यों को संघ को डिवाइड नहीं किया जा सकता। संघ क्या है? अविभाजित है, उसे हम बांट नहीं सकते। जबकि राज्यों को जब चाहे तब तोड़ा जा सकता है, जब चाहे तब उनकी सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। राज्यों के साथ छेड़खानी की जा सकती है, संघ के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती है। तो यहां जो एक लाइन सबसे फेमस है, यहां एक लाइन है, वो यहां लिख रहा हूं। किस प्रकार का संघ है? अगर मैं ये कहा जाए तो ये यहां लिख सकते हैं क्या? भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इसका ये लाइन जो है ये मैंने इजी करके लिखा है इस लाइन को, कि यहाँ राज्यों को ये पावर नहीं है कि वो इंडिया से अलग हो जाए। जैसे पंजाब का एक हिस्सा, जो पंजाब के कुछ लोग जो हैं, चुनिंदा लोग जो हैं, या फिर पंजाब में जो उग्रवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, वो खालिस्तान की डिमांड करते हैं। तो वो चाहते हैं कि पंजाब को भारत से अलग कर दिया जाए। नहीं भैया, ये संभव इस बार तो है नहीं। अगली दुनिया जब बनेगी तब उस दुनिया में कुछ संभव हो जाए तो उसका हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी ये संभव नहीं है, क्योंकि संविधान का 1 नंबर आर्टिकल कहता है संघ को तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब जो पूरा भारत है वो अखंड भारत रहेगा। ठीक है, तो ये इसमें कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नाम पर। इंडिया के पहले आर्टिकल में 2 औपचारिक नामों की घोषणा की गई है। नाम कितने हैं? ये इंडिया के औपचारिक नाम हैं। इंडिया के कैसे नाम हैं? औपचारिक नाम हैं। और ये औपचारिक नाम कितने हैं? औपचारिक नाम अपने हैं, 1 नंबर तो है क्या? भारत, और 1 नंबर है क्या? इंडिया। इंडिया, ये 2 नाम इसके बताए गए हैं कि भारत वाले क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, जो हम जिस देश में हम रहते हैं उसे अपने क्या कहेंगे? भारत और इंडिया के नाम से जाना जाएगा। चर्चा करेंगे कि भारत नाम कैसे आया, इंडिया नाम कैसे आया, इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार अगले वाले टॉपिक पे चलते हैं कि राज्य क्षेत्र जो है उनका क्या काम है, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, यहां राज्य क्षेत्र शब्द को आगे लेके जा रहा हूं, अगली स्लाइड पे लिख रहा हूं मैं, इसके नीचे ही जगह नहीं है तो इस वजह से आगे चलते हैं। यहां लिख रहा हूं राज्य क्षेत्र। क्या शब्द में लिखा मैंने? राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र शब्द का मतलब क्या है? सबसे पहले कि राज्य के दायरे में, मतलब भारत के दायरे में कौन कौन से राज्य होंगे, इकाइयां कौन कौन सी होगी। क्या है कि भारत की इकाइयां कौन कौन सी होंगी, कौन कौन सा क्षेत्र इसमें आएगा। इनका उल्लेख कहां किया गया है? इनका उल्लेख
कहाँ संविधान में कहाँ बताया गया है, राज्य क्षेत्र को कहाँ डिफाइन किया गया है, तो ये अनुसूची 1 में बताया गया है। किसमें बताया गया है? अनुसूची 1 में बताया गया है। और अनुसूची 1 को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें 3 भाग हैं इस अनुसूची के, और वो 3 भाग कौन से हैं? एक तो कहा गया है कि भारत में कुछ तो राज्य होंगे, राज्यों का क्षेत्र होगा, राज्य होंगे। एक भारत में कहा गया है कि कुछ यूटी होंगे, यूटी बोले तो यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश होंगे, केंद्र शासित प्रदेश होंगे, मतलब भारत के ऐसे क्षेत्र जहां कोई सरकार नहीं होगी बल्कि वहां केंद्र सरकार ही रूल करेगी, तो वो वाला मामला क्या है? वो यूटी है, उनको शामिल किया गया है। तीसरा, अगर भविष्य में भारत कहीं से कोई क्षेत्र प्राप्त करता है अपने पड़ोसी देशों से, तो वो अर्जित क्षेत्र भी क्या माना जाएगा? वो भी भारत का राज्य क्षेत्र माना जाएगा। उदाहरण देते हैं, देखिए अब इनके नंबर देखते हैं कि टोटल नंबर कितने हैं। राज्य की बात करें तो भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। यूटी की बात करें तो भारत में कितने यूटी हैं? 8 यूटी हैं। और अर्जित क्षेत्र, इसका उदाहरण लिख सकते हो, कौन सा क्षेत्र है? उदाहरण लिख सकते हो क्या? जैसे भारत बांग्लादेश भूमि विनिमय समझौता, समझौता। 100वां संविधान संशोधन, कौन सा संशोधन है? 100वां संशोधन है जो 2015 में किया गया था, वो इसका पार्ट है। 2015 100वां संशोधन 2015 जो है उसको अपन काउंट करते हैं अर्जित क्षेत्र में। उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ लिख दिया कि जैसे हमने बांग्लादेश प्राप्त किया था, ऐसे और भी उदाहरण है। जैसे गोवा है, अपने गोवा जो है वो 1961 में ऑपरेशन विजय चलाकर हमने जीता था। उसके बाद बात करें तो सिक्किम, जो कि भारत का 22वां राज्य बना था 1976 में, तो वो जो है ये अपने 1975 में, तो वो वाला याद रखेंगे, तो ये आगे आ जाएगा, उनकी भी चर्चा आ जाएगी। तो ये अपना पहला आर्टिकल कंप्लीट हुआ। पहले आर्टिकल में बची 2 बात, क्या? नाम पे चर्चा नहीं करी अपन ने अभी तक, नाम पे चर्चा बच गई है, बाकी पार्ट अपन कवर कर चुके हैं। तो अब आते हैं भारत के नाम। नाम को लेकर क्या मामला है, यहां मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। नाम को लेकर एक नाम तो है भारत और एक नाम है इंडिया, 2 है। और अभी ये कुछ समय पहले ये भारत में का डिबेट भी रही, बहस का विषय भी रहा कि भारत को भारत कहा जाए या इंडिया को इंडिया कहा जाए। जैसा कि मोदी जी के समय, मोदी जी का जब एक सम्मेलन में मोदी जी गए तो वहाँ इंडिया की बजाय उनके आगे जो प्लेट लगी होती है जिन पे नाम लिखा होता है, पद लिखा होता है, देश लिखा होता है, तो उस देश में इंडिया की बजाय क्या लिखा गया था? भारत लिखा गया था। तब ये विवाद और भी, तब ये बहस और भी ज्यादा बढ़ी थी। ठीक है, तो देखिए जरा भारत के बारे में बात करें। भारत के बारे में क्या खास बात है कि ये इसकी कई कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी ऋग्वेद से जुड़ी है और एक कहानी महाभारत से जुड़ी है। एक तो किससे? ऋग्वेद में कहा गया है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल है? 7वां मंडल है। ऋग्वेद के इस 7वें मंडल में एक युद्ध का वर्णन है। उस युद्ध को कहते हैं दाशराग्य युग। क्या कहा जाता है? दाशराग्य युद्ध कहा जाता है, जो पंजाब में हुआ था और रावी नदी के तट पर हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था, रावी, जिसे उस समय परूशनी नदी कहा जाता था। परूशनी नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था। युद्ध क्या था? युद्ध का मामला क्या है, देखिए जरा। युद्ध किसके बीच में हुआ? एक तरफ तो यहां थे राजा सुदास, एक तरफ तो यहां थे राजा सुदास, और दूसरी तरफ कौन थे? दूसरी तरफ थे 10 कबीले। 10 कबीले मतलब पहले मनुष्य जो था वो कबीला संस्कृति में रहा करता था। कबीला बोले तो छोटे छोटे ग्रुप्स बना के अपने अपने एरिया में रहा करते थे। ऐसे भारत का उत्तरी, मुख्यतः उत्तरी भारत का क्षेत्र जो था वो 10 भागों में बटा हुआ था। उनमें एक अलग से था जिसका नाम था राजा सुदास, जो कि भरत कबीले के थे, भरत वंश के राजा थे, भरत कबीले के राजा थे, भरत कबीला था इनका। तो भरत कबीला था। तो भरत कबीला और राजा सुदास और 10 कबीले, इनके बीच में एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जीता कौन था? राजा सुदास जीते थे, मतलब भरत कबीला इस युद्ध का विजेता रहा था। मतलब इन सब में सबसे ज्यादा प्रभाव जो था वो इस भरत कबीले का था, इसलिए इनके नाम पर भारत नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा? भारत नाम पड़ा, ये कहा जाता है। एक तो कहानी है ये वाली, ये सिंपल सी कहानी है, जिसमें जो बात करें कि भरत कबीला जो था वो ऋषि वशिष्ठ के अनुयायी हुआ करते थे, जबकि ये वाले ऋषि विश्वामित्र के अनुयायी हुआ करते थे। तो इनके बीच में जो युद्ध हुआ था उसकी कहानी है। अच्छा, एक कहानी और है, पहले एक कहानी और है भरत नाम की, वो भी मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ कि भारत नाम जो है
इसको लेकर एक चर्चा और क्या चलती है, एक अपने महाभारत का आदि पर्व है। महाभारत का कौन सा पर्व है? महाभारत के आदि पर्व में इस भी चर्चा मिलती है, लेकिन यहां भारत नहीं बल्कि भारतवर्ष की चर्चा मिलती है। तो एक थोड़ा सा ध्यान देंगे, भारतवर्ष नाम जो है उसको लेकर भी कहा जाता है। क्या मामला है? आदि पर्व क्या कहता है? आदि पर्व कहता है कि हमारे यूपी वाले इलाके में एक हस्तिनापुर एक हुआ करता था, राज्य हुआ करता था हस्तिनापुर। हस्तिनापुर जो अपन महाभारत में पढ़ते हैं, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर के राजा हुए हैं दुष्यंत। हस्तिनापुर के राजा हुए हैं दुष्यंत। दुष्यंत हुए, इनके पुत्र हुए हैं भरत। दुष्यंत हैं, इनके पुत्र हैं भरत। उनके नाम पर भरत को क्या कहा जाता है? एक योग्य शासक हुए हैं, एक योग्य राजा हुए हैं भरत। इनके नाम पर उत्तर भारत को क्या कहा जाता था? भारत कहा जाता था। ये मामला है। इनकी रानी का नाम था रानी शकुंतला। राजा भरत व रानी शकुंतला के पुत्र हुए हैं, जिनका नाम क्या था? भरत था। उनके नाम पर ही इन्हें भारत कहा जाता है। ये भारत नाम की कहानियां हैं। अब चलती दोनों ही कहानियां हैं। ये भी है कि हो सकता है कि जरूरी नहीं दो ही कहानियां हो, कोई तीसरी कहानी हो जिससे हम अज्ञात हो, जिसे हमें पता नहीं हो, या मुझे पता नहीं हो, या आपको पता नहीं हो। जो भी रीजन है उसमें और भी कहानियां हो सकती हैं, लेकिन यहाँ जो सबसे ज्यादा पॉपुलर मत जो है वो मैंने आपके सामने रखे हैं। इंडिया नाम की बात करें, इंडिया नाम का क्या मैटर है भैया? देखो जरा, इंडिया, सबसे पहले तो इंडिया नाम जो दिया ये यूनानियों द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? यूनानियों द्वारा ये नाम दिया गया था। मतलब ग्रीक भाषा से आया है ये नाम। ग्रीस, यूनान को इंग्लिश में ग्रीस कहा जाता है, तो ये ग्रीक भाषा का नाम है। क्लियर है? ये कैसे आया? इंडिया कैसे पड़ा? यूनानियों ने कैसे दिया? यूनान के एक राजा हुए हैं जिनका नाम है सिकंदर। उन्होंने कहां तक अपनी सीमा लेकर आए? वो सिंधु नदी क्षेत्र तक वो अपनी सीमा लेकर आते हैं। सिंधु नदी क्षेत्र तक अपना विस्तार करते हैं। लेकिन सिंधु नदी क्षेत्र में अपना विस्तार करते हैं तो यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में सैक वाला प्रोनाउंसिएशन नहीं था। सै वाला प्रोनाउंसिएशन नहीं था, इससे इनका नाम हो जाता है, उनका प्रोनाउंसिएशन होता है इंदु, और लास्ट में जाकर ये नाम बनता है इंडस। इंडस से इंडिया, इंडिका, इस प्रकार के नाम जो हैं वो बनते हैं। तो ये भी एक मत है कि भैया इंडिया को जो यूनानियों ने कहना शुरू किया। बाद में अंग्रेज आए, क्योंकि यूनान जो है ये किसका हिस्सा रहा है? यूरोप का हिस्सा रहा है। और अंग्रेज भी कहाँ से आए थे? अंग्रेज भी कहाँ से आए थे? इंडिया। अंग्रेज भी अपने यूरोप से ही आए थे, और यूरोप की अन्य भाषाओं में भी इस क्षेत्र के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया था। तो अंग्रेजों ने भारत में क्या नाम रखा? इंडिया नाम रखा। और इंडिया के नाम से ही पूरे विश्व में भारत को जाना जाता था अंग्रेजों के समय। उन्होंने विदेशी संबंध भी जो बनाए थे वो सिर्फ किसके नाम पर बनाए थे? इंडिया के नाम पर बनाए थे। तो हम बाद में संविधान निर्माताओं ने भी इस बात को स्वीकार किया कि पूरे विश्व में जो नाम है वो हमारा क्या चल रहा है? इंडिया। तो इसलिए संविधान में इसे शामिल किया गया। ये थी नाम की कहानी। ये ब्रीफ है, क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में, लेकिन चूंकि अपन भारत के निवासी हैं, नागरिक हैं, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा सा डिटेल में आपको बताया है। हो गया पहला आर्टिकल। रिवाइज करो मेरे साथ। क्या कहता है पहला आर्टिकल? कि भैया इसमें एक तो संघ, संघ का नाम और उसमें शामिल राज्य, राज्य क्षेत्र। नाम संघ कैसा है? संघ कैसा है? ये कोई समझौता नहीं है। वो भारत अर्थात इंडिया है जो राज्यों का संघ होगा, लेकिन समझौता नहीं है। राज्यों को इससे अलग होने की पावर नहीं है। संघ को तोड़ा नहीं जा सकता, जबकि राज्यों को जब चाहे तब तोड़ा जा सकता है। इसके खूब सारे उदाहरण अपना आगे देखेंगे भी। आगे बढ़ते हैं। नाम क्या है? भारत और इंडिया दो नाम है। इंडिया यूनानियों ने दिया है, भारत हमारा लोकल नेम है। हमारी कहानियों से ही, हमारी घटनाक्रम से ही भारत नाम की उत्पत्ति हुई है। राज्य क्षेत्र क्या है इसमें? ये हमें कहाँ जानने को मिलेंगे? ये अनुसूची 1 में जानने को मिलेंगे, जिसमें राज्य है, यूटी है और अर्जित क्षेत्र है। राज्य 28 है, यूटी 8 है, और अर्जित क्षेत्र कितने हैं? अपने जो अर्जित क्षेत्र जो हमने कहीं से प्राप्त किए हैं, बाहर से प्राप्त किए हैं, उनको भी हम शामिल करते हैं। तो वो वाला हमने शामिल किया है 100वां संविधान संशोधन 2015। डिटेल में चर्चा करेंगे इस संशोधन की, आगे चर्चा करेंगे, 4 नंबर आर्टिकल में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हो गया वाला। अगले सवाल पे आते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या है अपना? देखो जरा। अब आते हैं अपन अनुच्छेद नंबर 2 पे। अनुच्छेद नंबर 2। अनुच्छेद नंबर 2 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 2, संघ में नए राज्य का प्रवेश। क्या कहता है?
संघ में नए राज्य का प्रवेश है, मतलब जितने राज्य हैं ये तो है ही, अगर हम बाहर से कोई क्षेत्र प्राप्त करके नया क्षेत्र बनाते हैं तो उसे नया राज्य बनाते हैं, तो कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? आर्टिकल नंबर 2। एक तो ये ध्यान रखना, ये कौन करेगा, ये काम कौन करेगा? संसद के पास शक्ति है, संसद ये काम करेगी, लेकिन संसद इसके लिए क्या बनाएगी? कानून बनाकर ये काम करेगी। संसद इसके लिए कोई अधिनियम बनाएगी, उसके बाद ही क्या होगा, ये नया राज्य बनाया जा सकता है। यहाँ ध्यान देना, यहाँ जो बात की गई है वो विदेशों से अर्जित क्षेत्र को राज्य बनाने की बात की गई है। आगे अंतर समझ में आएगा, अनुच्छेद नंबर 2 और 3 में क्या अंतर होता है। उसमें अंतर यही है कि यहाँ जो हम बात कर रहे हैं ये अर्जित क्षेत्र को, जैसे अर्जित क्षेत्र को राज्य बनाना, अर्जित क्षेत्र को राज्य बनाना। लेकिन यहां ध्यान देना, इसमें सारी पावर किसके पास है? संसद के पास ये पावर है, संसद ही इसको लेकर काम करेगी। तो संसद वाला मामला है, संसद वाला, यहां संसद की पावर है। अच्छा, पहले कभी हुआ है क्या ऐसा? बिल्कुल हुआ है। जैसे बात करते हैं, उदाहरण लिख लेते हैं इसके, अनुच्छेद नंबर 2 के उदाहरण लिख लेते हैं कि उदाहरण कौन कौन से हैं। देखो जरा इसके उदाहरण क्या है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गोवा। गोवा है, गोवा उदाहरण है। कैसे कि गोवा जो था ये पुर्तगालियों का क्षेत्र था। ये किसका क्षेत्र था? ये पुर्तगालियों का क्षेत्र था, पोर्तुगीज के अंडर था, पोर्तुगीज के अधीन था, अधीन था। देखेंगे क्या कि 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन विजय। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय चलाया गया था, ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना ने 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय प्रारंभ किया था। ऑपरेशन विजय के अंतर्गत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया। कब करवाया गया? गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया। ये एक याद रखना, गोवा को मुक्त करवाया गया किससे? पुर्तगालियों से। मतलब हम 1947 में आज़ाद हो चुके हैं। आज़ादी के समय भी भारत में क्या कहानी थी? आज़ादी के समय भी भारत में कुछ अपने राज्य थे, कुछ यूटी थे इस प्रकार से, लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जो फ्रांसीसियों और किसके अंडर में थे? फ्रांसीसी और अपन कहें तो पुर्तगालियों के अंडर में थे। तो पुर्तगाल के अधीन जो क्षेत्र थे उनमें गोवा था, दमन एंड दीव था, दादर नगर हवेली था। बाद में इनको एक एक करके यूटी बनाए गए, बाद में इन्हें राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इस प्रकार की कहानी है। तो गोवा को हमने मुक्त करवाया। गोवा हमारा पुर्तगालियों से था, हमने नए राज्य का प्रवेश करवाना था, नए क्षेत्र को हमने अर्जित किया था, ये हमने गोवा बना। 1961 में 1961 में गोवा को हमने क्या बनाया? गोवा को यूटी का दर्जा, मतलब केंद्र शासित प्रदेश बनाया। और बाद में 1987 में 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। पूर्ण राज्य का दर्जा। हालांकि गोवा में जो 1987 में 30 मई को ये गोवा का राज्य दिवस होता है, गोवा स्टेटहुड डे होता है। तो गोवा वाले लोग, जैसे राजस्थान वाले 30 मार्च को, हरियाणा वाले 1 नवंबर को, उसी प्रकार से 30 मई जो है ये गोवा का स्थापना दिवस है। तो ये 30 मई जो है ये गोवा का क्या है? ये गोवा का स्थापना दिवस है। गोवा का क्या है? स्थापना दिवस है, याद रखेंगे वाला। हो गया वाला। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अनुच्छेद नंबर 3 पर चलते हैं कि 3 नंबर अनुच्छेद क्या कहता है। आ जाओ जरा पढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर 3। हालांकि जो 2 नंबर अनुच्छेद है उसमें हम अनुच्छेद नंबर एक और उदाहरण सिक्किम वाला भी डाल सकते हैं, चूंकि वो अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने यहाँ स्किप कर दिया, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा दिया। गोवा वाला अनुच्छेद नंबर 3 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 3, अनुच्छेद नंबर 3 क्या कहता है? नए राज्य की स्थापना और उनके परिवर्तन। क्या है? देखो जरा, 2 बातें कहता है। नए राज्य की स्थापना, दूसरा
राज्यों में परिवर्तन, राज्यों में परिवर्तन, ये कहता है अनुच्छेद नंबर 3। परिवर्तन कहां कहता है? एक तो कहता है कि परिवर्तन किस में होना चाहिए, हो सकता है नाम में, नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, संसद चाहे तो वो कर सकती है। अच्छा, एक कहता है कि उनकी सीमा में परिवर्तन होना चाहिए, सीमा में परिवर्तन हो सकता है। एक कहा गया है कि भैया उन राज्यों के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में परिवर्तन हो सकता है, क्षेत्रों में परिवर्तन हो सकता है, या तो क्षेत्र में कमी होगी या क्षेत्रफल में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यहां संविधान की अगर बात करें, शब्दशः बात करें, तो संविधान में यहां पांच चीजें लिखी हैं। क्या? 1 नंबर राज्य की स्थापना, 2 नंबर राज्यों के नाम में परिवर्तन, 3 नंबर राज्यों की सीमा में परिवर्तन, 4 नंबर राज्यों में क्षेत्रफल में कमी, या 5 नंबर राज्य के क्षेत्रफल में वृद्धि। अब क्षेत्रफल में बदलाव होगा तो मतलब कमी या वृद्धि होगी अपने आप ही। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो कि यहां क्या क्या लिखा गया है। लेकिन एक बात और, ये सारे काम करेगा कौन? ये पावर किसके पास है? संसद द्वारा किया जाएगा। और ये संसद इसके कोई कानून बना सकती है, कोई विधि बना सकती है, उसके द्वारा ये काम किया जाएगा। तो ये संसद की पावर है। जैसे हाल ही में केरल राज्य ने अपना नाम केरलम करने के लिए मोदी सरकार से अपील की थी कि सर हमारा नाम केरलम कर दीजिए, तो केंद्रीय कैबिनेट में हालांकि मंजूरी दे दी है। तो अब ये केरलम नाम करने के लिए संसद में बिल आएगा, उसकी पूरी प्रोसीजर चलेगी। वो प्रोसीजर यहाँ अपन पढ़ेंगे क्या प्रोसीजर है। क्लियर है कि हम नया राज्य बना सकते हैं जब मर्जी, जब चाहे तब केंद्र सरकार, संसद मतलब संसद जो है वो जब चाहे तब नया राज्य बना सकती है। जैसे तेलंगाना का गठन किया गया था 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को काटकर। उससे पहले भी खूब सारे राज्य बनाए गए थे। 1560 में हमने गुजरात और बॉम्बे को अलग अलग कर दिया था। तो ये इस प्रकार का राज्य बना था। तो ये वाला क्लियर है। तो आगे उदाहरण पढ़ेंगे अपन उनके, लेकिन यहाँ एक बार चर्चा करते हैं। क्या कहता है अनुच्छेद नंबर 3 कि भैया जो तुम्हारे पास ऑलरेडी जो राज्य है ना, अगर आप उन राज्यों में कुछ चेंज करना चाहते हो तो क्या, कौन सा अनुच्छेद लगेगा? 3। दोबारा सुनिएगा। 2 तो कहता है कि जो हम विदेशों से अर्जित करेंगे उसको हम नए राज्य का दर्जा दे दें, तो वो ठीक है। वो कितने नंबर अनुच्छेद हो गया? वो 2 नंबर हो गया। लेकिन तुम अगर चाहते हो कि भारत अगर चाहता है कि संसद अगर चाहती है कि भैया हमें तो पुराने राज्यों में ही बदलाव करना है, तो पुराने राज्यों से नया राज्य जो बनाओगे वो जो बनेगा वो कितने में बनेगा? 3। और क्या क्या चेंज कर सकते हो पुराने राज्य में, क्या क्या चेंज कर सकती है संसद, ये लिखा है किसमें? अनुच्छेद नंबर 3 में। क्या चेंज कर सकती है कि 2 या 2 से अधिक राज्य या किसी एक बड़े राज्य को काटकर एक नया राज्य बनाया जा सकता है। पहला पॉइंट। दूसरा, जो पुराने राज्य जो हैं इनमें कुछ बदलाव और भी हो सकते हैं। और बदलाव क्या हो सकते हैं? इनका नाम चाहो तो नाम बदल दो, आप चाहो तो सीमा बदल दो। आपको लगता है कि इनमें क्षेत्रफल कम है या ज्यादा है तो उसको जो भी बदलाव आप उचित समझते हो वो उचित बदलाव कर सकते हो। ये कहा गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल क्या है? अच्छा, प्रक्रिया भी देखेंगे, इसकी प्रक्रिया क्या है, एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल क्या क्या है। देखिए जरा पहले क्या लिखे, पहले इसकी प्रक्रिया की चर्चा कर लेते हैं एक बार कि क्या प्रक्रिया होगी। तो नोट लगाकर एक अपन पॉइंट ऐड कर लेंगे। क्या? देखिए जरा, अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य के गठन की प्रक्रिया, नए राज्य के गठन की प्रक्रिया। तो अपने अब अपने चर्चा करेंगे एक भारत में नए राज्य जो गठित करना है, पुराने राज्यों में से नया राज्य जो बनाना है, उसको लेकर क्या प्रक्रिया होती है। तो आइए देखते हैं इसमें और क्या क्या है पॉइंट है। तो पहला, इसमें पहला स्टेप क्या होगा? पहले नंबर 1, सबसे पहले संसद में क्या लाया जाएगा? प्रस्ताव लाया जाएगा। संसद में प्रस्ताव लाया जाएगा। इसकी 2 बातों का ध्यान रखोगे। क्या? एक तो ये प्रस्ताव जो आएगा ये राष्ट्रपति से पूछकर, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पर, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द राष्ट्रपति, ये चाहिए होगा। दूसरा, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लाया जा सकता है। अच्छा, ये प्रक्रिया गठन की प्रक्रिया बता रहा हूं कि गठन कैसे होगा। सदन में, किसी भी सदन में ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप क्या होगा इसमें? दूसरा स्टेप होगा, अब संसद में प्रस्ताव आ चुका है तो अब काम आएगा राज्यों के बारे में कि राज्यों को, राष्ट्रपति जो है ये प्रस्ताव किसे भेजा जाएगा? राज्यों को भेजा जाएगा। दूसरा, यह प्रस्ताव
राष्ट्रपति द्वारा राज्यों को भेजा जाएगा। और इसके लिए राज्यों की सहमति या असहमति के लिए समय सीमा दी जाएगी, तो समय सीमा का निर्धारण किया जाएगा। और इससे राज्यों की राय जो है वो ली जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, राज्य कोई भी इस बात के लिए सहमत नहीं होगा। अगर राज्य असहमति व्यक्त करते हैं तो इस राय को मानना बाध्य नहीं है, राय जो है वो बाध्य नहीं है। अब एक बात बताओ मेरे को कि आज अपन कहें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री से कहें कि सर राजस्थान का क्षेत्रफल बड़ा है तो हम इसे एक अलग राज्य बनाना चाहते हैं, तो कोई मुख्यमंत्री ये नहीं चाहेगा कि उसकी शक्तियों का जो विस्तार है वो कम हो, क्योंकि आज जिस क्षेत्रफल पर, जिस एरिया में राजस्थान के सीएम की पावर चल रही है, राजस्थान के सीएम की पावर है, वो सीएम नहीं चाहेंगे कि आने वाले समय में उनका क्षेत्रफल कम हो जाए। तो कोई भी सीएम इसकी अनुमति नहीं देगा, कोई भी विधानसभा इसकी अनुमति नहीं देगी। तो इसके लिए कहा गया है, पहले ही ये बात संविधान निर्माताओं को पता थी कि भैया राज्य बनाने तो प्रोसीजर तो दे रहे हैं, अगर यहाँ राज्यों की राय का मतलब रख दिया हमने, राज्यों की राय को मानने के लिए कुछ पॉइंट्स रख दिए तो दिक्कत हो जाएगी, नया राज्य बन ही नहीं पाएगा। तो इसलिए कहा गया कि राज्यों की राय यहां कोई मैटर नहीं करती। राज्य कहें कि नहीं नहीं हम नहीं चाहते कि नया राज्य बने, संसद कहेगी भाई साहब तुम्हें पूछा नहीं है, तुम्हें बताया है हमने। पता है क्या तुम्हें कि संसद बताती है, पूछती नहीं है। ये राष्ट्रपति एक फॉर्मेलिटी करते हैं, ये उनका राज्यों का जो संघवाद में जो राज्यों की भूमिका है उस भूमिका को थोड़ा बनाकर रखने के लिए किया गया प्रोविजन है कि राज्यों देख लो भैया, ये पढ़ लो, एक बार बिल पढ़ लो, ये हम यहाँ विभाजन करने जा रहे हैं आपके राज्य का, तो एक बार देख लो, फिर मत कह देना कि ये अगले दिन नया राज्य कौन सा बन गया हमारे वाले में से। तो इसके लिए कहा गया है, तो ये राज्य की सहमति। हालांकि यहाँ एक चीज और बताऊं आपको मैं, इसमें ये जो ऐड किया गया है ये 5वें संशोधन से ऐड किया गया है। 5वां संशोधन है 1955 में ये किया गया है। फिर राज्यों की राय वाली बात जो है ये भी अपने कहें कि ये राज्यों को भेजा जाएगा, समय सीमा का निर्धारण होगा, ये भी यहाँ 5वें संशोधन से चीजें जो है वो ऐड की गई है। याद रखेंगे, राज्यों की राय ली जाएगी, ये वाली बात होगी। अब आ गया राज्यों, समय सीमा का निर्धारण। ये एक बार पेपर में पूछा गया है कि समय सीमा का निर्धारण कौन करेगा? समय सीमा राष्ट्रपति। जैसे कि राष्ट्रपति ने आज बिल भेजा राज्यों को, राज्य की विधानसभाओं को, तो उस बिल में लिखा होगा कि 10 दिन के अंदर अंदर राज्य की विधानसभा को अपना राय प्रकट करना होगा। अगर वो राय प्रकट नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम अपने राज्य की गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। राज्यों की फिर मत कहना कि हमें बताया नहीं गया। तो ये समय सीमा के साथ भेजा जाने वाला बिल है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं तीसरा पॉइंट। अब बात करते हैं पारित। तीसरा पॉइंट क्या है कि ये पारित कैसे होगा? ये संसद द्वारा साधारण बहुमत से, संसद द्वारा साधारण बहुमत से, तो संसद द्वारा साधारण बहुमत से ये बिल क्या होना चाहिए? ये पारित किया जाना चाहिए। तो इसमें आगे चौथा पॉइंट, अब ये संसद ने पारित कर दिया, अब ये किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति की जैसे ही मंजूरी मिलेगी, राष्ट्रपति जैसे ही इस पर सिग्नेचर करेंगे, यहां मंजूरी मिलते ही नए राज्य का गठन हो जाएगा, नए राज्य का गठन हो जाएगा। याद रखेंगे। तो तीनों स्तर में अपने पढ़ा, सबसे पहले संसद में बिल आया, बाद में राष्ट्रपति ने उसे कहां भेजा? वो राज्यों के पास भेजा गया, राज्यों वाली बातें पढ़ी। उसके बाद वो जब उन्होंने राज्य वाली बात की, समय सीमा समाप्त हो गई, उसके बाद संसद ने इस बिल को पारित किया, आगे बिल राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने जैसे ही साइन किए, क्या बन जाएगा? नया राज्य बन जाएगा। ये एक बिल्कुल आसान सी प्रक्रिया यहां बताई गई है। लेकिन इसमें दो बातें और ध्यान रखना, राष्ट्रपति जो है इस बिल को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। इस प्रस्ताव को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकते राष्ट्रपति। ठीक है। दूसरा, इस बिल पे संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है कि आप यहां जॉइंट सीटिंग नहीं बुला सकते, संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते,
नहीं बुला सकते। संयुक्त बैठक मतलब लोकसभा राज्यसभा की एक साथ बैठक करवाना। अनुच्छेद 108 के अधीन राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, जिसमें किसी मुद्दे पर जब विवाद हो जाए, लोकसभा और राज्यसभा में ठन जाए आपस में कि नहीं भैया हम एक तो सदन पारित कर रहा है बिल को, दूसरा पारित नहीं कर रहा है, तो उस परिस्थिति में इसमें कहा गया है कि उस परिस्थिति में बुलाई जाती है संयुक्त बैठक। लेकिन यहां नहीं बुलाई जाती, इस वाले मामले में नहीं बुलाई जाती। अभी तक इसकी 3 बार बैठक बुलाई गई है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 108 है, प्रावधान हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। आगे बढ़ते हैं। लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, पेपर में कई बार पूछा भी जा चुका है। अनुच्छेद 108 है और कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। आगे बढ़ेंगे। हो गया वाला, तो प्रक्रिया पढ़ लिया अपन ने। अब उदाहरण देख लेते हैं कुछ। अनुच्छेद 3 के तहत उदाहरण लिख लो। अनुच्छेद 3 के तहत कुछ उदाहरण हम यहां लिख लेते हैं कि कौन कौन से उदाहरण हैं अनुच्छेद 3 के तहत। देखो जरा, पहला, नए राज्यों का गठन। पहला उदाहरण क्या है? नए राज्यों की स्थापना। सबसे पॉपुलर वाला उदाहरण लिखूंगा ताकि आपको याद रहे, याद रखने में आसानी रहे कि सबसे ज्यादा फेमस जो है वो अपने बार बार जो जीके में पढ़ते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं। देखो जरा, वर्ष था 2000 का और इस वर्ष 2000 में एक नया राज्य बनाया था। सबसे पहले एक राज्य बना था छत्तीसगढ़। उसके बाद एक राज्य बना था उत्तरांचल, जिसे वर्तमान में उत्तराखंड कहा जाता है। और फिर एक राज्य बना था उत्तराखंड के बाद एक राज्य बना था अपने झारखंड। ये 3 राज्य बने थे। तो यहां कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? छत्तीसगढ़ को किससे अलग किया गया था? एमपी से अलग किया गया था। जबकि उत्तराखंड को यूपी से अलग किया गया था। किससे अलग किया गया था? यूपी से अलग किया गया था। जबकि झारखंड को किससे अलग किया गया था? बिहार से अलग किया गया था। तो ये बिहार से अलग हुआ था। तारीख अगर पूछ ले तो छत्तीसगढ़ जो अलग किया गया था ये 1 नवंबर को अलग किया गया था। 1 नवंबर 2000 को अलग किया गया था, जिसकी बदौलत राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बना क्षेत्रफल वाला। दूसरा ये किया गया था 9 नवंबर को और ये किया गया था 15 नवंबर को। 3 राज्य। इसके अलावा और उदाहरण लिखना चाहते हो तो और लिख सकते हो, जैसे तेलंगाना का गठन। क्या है? तेलंगाना का गठन ये कब किया गया? 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को इसका गठन किया गया। और ये जो किया गया, आंध्र प्रदेश को काटकर आंध्र प्रदेश से अलग किया गया। ये लीजिए, ये उदाहरण हो गए आंध्र प्रदेश से अलग। अब नाम में भी परिवर्तन हुए हैं क्या? बिल्कुल परिवर्तन हुए हैं। नाम वाले क्या परिवर्तन है? देखो जरा, राज्यों के नाम में परिवर्तन। राज्यों के नाम में परिवर्तन वो कब किए गए हैं? अच्छा, एक चीज का ध्यान देना कि इसमें और भी उदाहरण है। बाकायदा पूरा चैप्टर है जिसमें 1500 अपने 1960 पढ़ेंगे, बाद में 1962, 1963 इस प्रकार से नागालैंड बना, फिर उसके बाद पंजाब हरियाणा 1966 में बने। खूब सारी एग्जाम्पल हैं, वो अपने अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। राज्यों का पुनर्गठन जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। यहाँ मैंने फेमस वाले उदाहरण इसलिए डाले हैं ताकि आपको अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कुछ उदाहरण अगर बताने भी पड़े तो तुरंत तुम्हें याद आ जाए कि हाँ भैया ये गठन हुआ है। आगे बढ़ते हैं। राज्यों के नाम की चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें 1950 में, फिर उसके बाद बात करें 1969 में, फिर बात करें 1973 में, फिर बात करें 1992 में, फिर बात करें 2007 में और फिर देखें तो 2011 में। ये जो है इन सन के अंदर, इन वर्षों में बदलाव किए गए हैं। जैसे 1950 में संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस जो था, इसका नाम बदलकर क्या किया गया था? उत्तर प्रदेश किया गया था। यूनाइटेड प्रोविंस यूपी कहते थे, आज भी यूपी कहते हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश है, वहां यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था। 1969 में मद्रास वाले क्षेत्र का नाम बदलकर क्या किया गया था? मद्रास को क्या कहा जाने लगा? तमिलनाडु कहा जाने लगा। तमिलनाडु कहा जाने लगा। आगे बढ़ते हैं। 1973 में मैसूर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? मैसूर को कर्नाटक कहा जाता था, टीपू सुल्तान वाले क्षेत्र को।
फिर 1992 में दिल्ली को एनसीआर कहा गया। 2007 में उत्तरांचल को उत्तराखंड कहा गया और 2011 में उड़ीसा को ओडिशा कहा गया। उड़ीसा को देख लीजिए, मैसूर को क्या कहा गया, कर्नाटक कहा जाने लगा। और फिर दिल्ली की अगर बात करें तो ये एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 69वां संशोधन 1991, लेकिन लागू हुआ था 1992 में, तो इसलिए 1992 में दिल्ली, हालांकि राज्य नहीं है दिल्ली, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बीच में ऐड कर दिया है, याद रखिएगा। उत्तरांचल को क्या कहा गया, 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल को उत्तराखंड कहा जाता है। 1 जनवरी 2007 से, अधिनियम 2006 में आया था, लागू 1 जनवरी 2007 से हुआ था, इसलिए 2007 मेंशन किया गया है। और यहाँ 2011 में उड़ीसा को क्या कहा गया है, ओडिशा कहा गया है। एक राज्य जिसका नाम बदलने की अभी घोषणा की गई है, जिसको अप्रूवल दिया गया है, वो नाम क्या है, वो केरल राज्य है, जिसका नाम केरलम किया जाएगा। हालांकि पश्चिम बंगाल भी अपना नाम बांग्ला करने के लिए कई बार कह चुका है, लेकिन अभी तक उसकी अनुमति नहीं मिली है। क्लियर है। उत्तरांचल, ये ध्यान रखिए, उत्तरांचल ये जो 9 नवंबर 2000 को गठन हुआ था, ये उत्तराखंड नाम से नहीं हुआ था, बल्कि किस नाम से हुआ था, उत्तरांचल के नाम से हुआ था, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और देखें अच्छा ये स्लाइड, हाँ जी, और बढ़े आगे, इसको कर लेते हैं क्लियर। अब अपने एक लगे हाथ में आपको एक चीज और बता देता हूं, राज्यों की राजधानियों के नाम जो चेंज किए गए उसके बारे में भी लिख लेते हैं, ताकि पेपर में अगर प्रश्न बने तो दिक्कत नहीं आए भैया। देख लीजिए एक बार, थोड़े से नाम देख लीजिए फटाफट, कौन कौन से हैं देखते हैं। हाँ जी चलिए देखिए जरा कि राज्यों की राजधानियों के नाम परिवर्तन किए गए हैं। राज्यों की राजधानियों के नाम, हालांकि ये राजधानियों के नाम विधानसभा द्वारा परिवर्तित किए जाते हैं। तो फिर आप कहोगे सर आप यहाँ ये क्यों पढ़ा रहे हो भैया, तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, कुछ 4-5 नाम है लगे हाथ, ये भी साथ में कवर हो जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ आपको मेंशन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो राज्यों की राजधानियों के नाम में परिवर्तन किए गए हैं। नंबर 1, सबसे पहले अगर बात करें तो केरल राज्य की राजधानी का नाम बदला गया था 1991 में। 1991 में केरल की राजधानी हुआ करती थी त्रिवेंद्रम, उसका नाम क्या कर दिया गया था, तिरुवनंतपुरम कर दिया गया था। वर्तमान नाम क्या है, तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम है 1991 में। कब किया गया था, 1991 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, तिरुवनंतपुरम कर दिया गया था। और बढ़ते हैं आगे, और देखें आगे 1996 में, फिर बात करेंगे 1996, जहां मद्रास वाले क्षेत्र का नाम, मद्रास वाले क्षेत्र का नाम चेन्नई कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, चेन्नई। तमिलनाडु मद्रास प्रेसिडेंसी का नाम, मद्रास वाले पूरे राज्य का नाम बदला गया था, जबकि यहां एक छोटा क्षेत्र था मद्रास नाम से, उसको क्या कहा गया, चेन्नई कहा गया। तीसरा, फिर 1996 में बंबई का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, ये मुंबई कर दिया गया। फिर 2001 में कलकत्ता का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, कलकत्ता का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, कोलकाता कर दिया गया, कोलकाता कर दिया गया। और फिर 2006 में बेंगलुरु का नाम बदलकर क्या कर, बेंगलोर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, बेंगलुरु कर दिया गया। बेंगलुरु, ये राजधानियों के नाम है। हालांकि ये नाम कौन परिवर्तित करेगा, राज्य की विधानसभा। कौन परिवर्तित करेगा, ये राज्य विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानमंडल कह सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर इसे क्या करेगा, चेंज करेगा। अगर विधानसभा है तो विधानसभा करेगी, अगर 2 हाउस है तो फिर दोनों मिलकर इसे करेंगे। क्लियर है, तो ये नाम चेंज करने की पावर है। हो गया, यही बताया मैंने आपको 3 नंबर अनुच्छेद में, यही बातें मैंने आपकी की हैं। देख लीजिए 3 नंबर अनुच्छेद क्या है, हमने राज्य की स्थापना करवा दी, नए राज्यों की, खूब सारे राज्य बनवा दिए, नाम में हमने परिवर्तन कर दिया है। तो इस प्रकार से ये जो है ये हो गया है। अब आ गया अनुच्छेद नंबर 4। क्या कहता है अनुच्छेद नंबर 4, देखो जरा,
अनुच्छेद नंबर 4। अनुच्छेद नंबर 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के तहत किए गए बदलावों को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तहत किए गए बदलावों को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाएगा, याद रखना भी। और ये मतलब अनुच्छेद 368 से बाहर हैं ये सब चीजें। क्या हैं? अनुच्छेद 368 से बाहर हैं, उसके दायरे में ये चीजें नहीं आती। जब कोई कानून बनेगा तो वो नॉर्मल माना जाएगा, वो कोई संशोधन नहीं माना जाएगा। और इसमें अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत एक नया राज्य जब बनाओगे तो इसका प्रभाव कहां पड़ेगा? इसका प्रभाव कहां पड़ेगा? ये एक तो पड़ेगा अनुसूची नंबर 1 में। अनुसूची नंबर 1 में। अनुसूची नंबर 1 में। एक कहां पड़ेगा? अनुसूची नंबर 4 में। क्या प्रभाव पड़ेगा? कैसे प्रभाव पड़ेगा? देखो जरा, क्योंकि अनुसूची 1 में क्या लिखे हैं? अनुसूची 1 में नाम लिखे हुए हैं, जबकि यहां राज्यसभा की सीटें हैं। अब राज्यसभा की सीटें तो जनसंख्या के आधार पर होती हैं कि जैसे ही राज्य का विभाजन होगा जनसंख्या में भी बदलाव होगा, तो इस वजह से राज्यसभा की सीटें कम ज्यादा होंगी। तो मतलब चौथी अनुसूची में हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। फिर पहले राज्य में मैंने कहा था नाम लिखे हुए हैं, नाम में भी काट छांट करनी पड़ेगी। तो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में बदलाव होंगे जो कि संशोधन नहीं माने जाएंगे, ये कहता है अनुच्छेद नंबर 4। क्लियर है? आई होप आपको समझ आया होगा कि ये अपने अनुसूची 4 है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ एक विवाद भी हुआ था, एक कुछ ऐसे संविधान संशोधन, कुछ ऐसे केसेस है जिनके बारे में जानना जरूरी है। तो एक केस पे अपन चर्चा करेंगे, देखते हैं जरा क्या मामला है पूरा। ये तो बात हो गई संविधान में संशोधन कैसे हो सकता है, नए राज्य कैसे बन सकते हैं, 1 से 4 आर्टिकल की बात हो गई। लेकिन एक मामला फिर भी उलझा पड़ा रहा। क्या? कि जब भारत में सीमा का निर्धारण किया गया भारत और पाकिस्तान के मध्य, तो कुछ क्षेत्र ऐसे हो गए जो क्षेत्र तो भारत के हैं लेकिन उनके चारों तरफ जो जमीन है वो किसकी है? पाकिस्तान की है। तो भैया इन भारतीय लोग जो चारों तरफ से पाकिस्तान के क्षेत्र से घिरे हैं, इन लोगों को दिक्कतें हुई काफी। तो इनकी समस्या के समाधान के लिए, भारत के सीमा विवादों को सुलझाने के लिए एक समझौता किया गया था, नेहरू नून समझौता, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज खान नून जो है 1958 में उन्होंने समझौता किया और कहा गया कि हम ये जो क्षेत्र हैं, जो सीमा वाले क्षेत्र जो हैं, जो सही लगेगा भी, अगर पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र है तो वो हमें दे दो, और बांग्लादेश वाले हैं, जो इंडिया वाले क्षेत्र हैं, वो पाकिस्तान को दे देंगे। इसी प्रकार से एक क्षेत्र था बेरूबाड़ी, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य का हिस्सा था। तो पूर्वी पाकिस्तान को दिया जाना तय हुआ 1958 के समझौते के अंतर्गत। अब नेहरू नून समझौते के अंतर्गत जो तय हुआ कि ये बेरूबाड़ी क्षेत्र जो है वो हम किसको दे देंगे? वो हम दे देंगे पाकिस्तान को। ये हमारा सीमा विवाद क्या हो जाएगा? सुलझ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही सरकार ने निर्णय लिया कि बेरूबाड़ी को हम पाकिस्तान को दे देंगे, ये बात उठी कि क्या भारत की संसद के पास, भारत की संविधान के पास ये पावर है क्या कि इसके लिए जो क्षेत्र है, भारत का जो क्षेत्र है वो विदेशों को दिया जा सकता है? इसको लेकर क्या पावर है? तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि भैया ये पावर आपके पास सीधी नहीं है, संविधान संशोधन करो, फिर किसी क्षेत्र को दूसरे देश को दे दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बिना संविधान संशोधन के भारत की सरकार, भारत की संसद कोई भी क्षेत्र किसी विदेशी देश को नहीं दे सकती, विदेशी क्षेत्र को नहीं दे सकती, ये कहा गया। तो इसे कहते हैं बेरूबाड़ी मामला। क्लियर है? मैंने ब्रीफ कर दिया आपको, अब मैं आपको लिखवा देता हूं इसमें क्या क्या फैक्ट हैं, क्या क्या बातें हैं, वो सारी अपन बात करते हैं। देखिए जरा, एक लगाएंगे क्या, बेरूबाड़ी बनाम भारत संघ, बेरूबाड़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ वाद कब का है? 1960 का। कब का वाद है? 1960 का। तो मैं यहां एक लिख देता हूं, यहां थोड़ा सा मामला समझा देता हूं। बेरूबाड़ी किसका हिस्सा था? पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था। बेरूबाड़ी क्या था? पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र था बेरूबाड़ी। अब ये किसके तहत? पाकिस्तान को दिए जाने का निर्णय लिया।
पाकिस्तान को दिए जाने का निर्णय लिया। क्यों भाई? भारत पाकिस्तान सीमा विवाद सुलझाने के लिए। किसके लिए दिया गया? सीमा विवाद सुलझाने के लिए। ये कहा गया कि हम ये क्षेत्र जो किसे दे देंगे, ये हम दे देंगे किसको? अपने पाकिस्तान को, पूर्वी पाकिस्तान वाले हिस्से जो आज वर्तमान में बांग्लादेश है उसे हम दे देंगे। ठीक है साहब, ये कहा गया। और ये किस समझौते के तहत किया गया? ये अपने नेहरू नून समझौता, नेहरू नून समझौता हुआ था, जो कब हुआ था? 1958 में समझौता हुआ था, 1958 में। इसके तहत ये निर्णय लिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय पर रोक लगा दी थी। कहा नहीं भैया, पहले संसद अप्रूव करेगी, संसद संविधान में बदलाव करेगी, उसके बाद आप बेरूबाड़ी किसी को दे सकते हो। तो इसके लिए बेरूबाड़ी, तो बेरूबाड़ी क्षेत्र जो दिया गया बाद में 9वें संविधान संशोधन से। इस वाद में क्या निर्णय आया कि भारत की संसद संशोधन करने के बाद ही कोई क्षेत्र विदेशी क्षेत्र को दे सकती है। लिखेंगे क्या? भारतीय संसद द्वारा संशोधन के पश्चात ही, संशोधन के पश्चात ही किसी क्षेत्र को अन्य देश को हस्तांतरित कर सकती है। हस्तांतरित कर सकती है, ये कहा गया, ये कहा गया। क्लियर है? तो इसके लिए बेरूबाड़ी के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया? 9वां संविधान संशोधन किया गया। 9वां संशोधन 1960 किया गया। तो उसके बाद बेरूबाड़ी किसे दिया गया? पाकिस्तान को दिया गया। ये सीमा विवाद सुलझाने के लिए था। तो ये बेरूबाड़ी वाला मामला है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक और इसमें संशोधन है जो इस चैप्टर से जुड़ा है, उसका नाम क्या है? उसका है 100वां संविधान संशोधन। पढ़ेंगे जरा, कौन सा? 100वां संविधान संशोधन कब हुआ था? संशोधन कब हुआ था? 2015। 100वां संशोधन कब हुआ था? 2015 में यह संशोधन किया गया था। मामला क्या है? इस संशोधन में हुआ क्या था? इस संशोधन में हुआ था भारत बांग्लादेश भूमि विनिमय। लैंड एक्सचेंज हुआ था। लैंड एक्सचेंज एग्रीमेंट जो है वो किया गया था। कुछ क्षेत्र भारत का बांग्लादेश को दिया गया था, जबकि कुछ क्षेत्र बांग्लादेश वाला भारत ने लिया था। वही सेम कहानी कि बांग्लादेश में जो मैंने बेरूबाड़ी वाले मामले में बताया कि कुछ ऐसे एनक्लेव्स बन गए थे, कुछ ऐसे एनक्लेव बन गए थे कि जिनके चारों तरफ जमीन जो है वो किसी दूसरे देश की है। जैसे इंडिया का कुछ क्षेत्र हो जिसके चारों तरफ बांग्लादेश की जमीन हो, तो भैया ये बीच में जो लोग रह रहे हैं भारत के, इनको तो दिक्कत ही दिक्कत है, क्योंकि ये अपने ही देश में जाने के लिए इन्हें बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसके लिए कहा गया। तो ये एक मामला है। हालांकि इसके अगर बैकग्राउंड की चर्चा करूं तो भारत बांग्लादेश सीमा समझौता हुआ था। इंदिरा गांधी के समय भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता हुआ था। भूमि समझौता हुआ था। और ये कब हुआ था? इंदिरा गांधी के समय 1974 में हुआ था। उस समय इंदिरा गांधी जो भारत की पीएम हुआ करती थी और बांग्लादेश के मुजीबुर रहमान साहब जो हैं वो हुआ करते थे। तो इसको लेकर एक समझौता किया गया था, लेकिन बाद में ये संसद से अप्रूव नहीं हो पाया था। उसके बाद वर्तमान में जो समझौता किया गया 2015 में, उसमें उससे पहले 2011 में मनमोहन सरकार के समय एक समझौता किया गया था। तो वो उस समझौते को, अस्थायी समझौते को कानून का रूप देने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? वो 2015। तो ये इसमें 2011 में फिर से एक अस्थायी समझौता किया गया, अस्थायी प्रावधान किए गए, और वो मनमोहन सिंह के समय किए गए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह और बांग्लादेश की पीएम थी शेख हसीना। तो शेख हसीना और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच में एक समझौता हुआ था, वो 2011 में समझौता था। इसको रिप्लेस किया गया था इस संशोधन के द्वारा। हुआ क्या था इस संशोधन में? भारत द्वारा बांग्लादेश को 111 एनक्लेव, 111 एनक्लेव दिए गए, एनक्लेव दिए गए। 111 एनक्लेव दिए गए। इस 111 एनक्लेव का कुछ क्षेत्र कितना था? इनका कुल क्षेत्रफल था, कुल क्षेत्रफल जो था वो था इनका 17,160 वर्ग किलोमीटर।
जबकि इस क्षेत्रफल में लोग कितने निवास करते थे, जनता कितनी थी इसमें, जनता कितनी थी, तो इसमें लगभग 17,000 जनता थी, 17,364 मोटा मोटा तौर पर कहें तो 17,000 लोग जो थे वो इसके पार्ट थे। फिर बांग्लादेश भारत को प्राप्त क्या हुआ, ये तो भारत ने दिए थे, भारत को प्राप्त क्या हुआ, भारत को इसके बदले में 51 ऐसे क्षेत्र मिले, 51 ऐसे जो हैं 51 क्षेत्र मिले, 51 एनक्लेव जो हैं वो मिले हैं, एनक्लेव प्राप्त हुए। और इसमें कितना क्षेत्रफल था, इस क्षेत्रफल कितना था, इसका था 7110, 7110 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल जो है वो प्राप्त हुआ था। और साथ में और बात करें कि 51 एनक्लेव थे, और अगर लोगों की बात करें तो लोग इसके अंदर लगभग 10,000 के आसपास कुछ ऐसे लोग थे। तो ये इसकी कहानी है कि ये वाला था। हालांकि और बात करें इसमें लागू कब हुआ था, 1 अगस्त 2015 से लागू हुआ था, 1 अगस्त 2015 से लागू हुआ था। राज्य कौन से प्रभावित हुए थे इस संशोधन से, राज्य कौन से थे, असम था, मेघालय था, त्रिपुरा था और पश्चिम बंगाल, ये राज्य प्रभावित हुए थे। तो इस संशोधन से प्रभावित राज्य कौन कौन से हैं, प्रभावित राज्य कौन कौन से हैं, देखो जरा, एक तो है पश्चिम बंगाल, एक है असम, एक है मेघालय और एक है त्रिपुरा। ये जो क्षेत्र हैं, ये जो राज्य हैं वो इस संशोधन से प्रभावित हुए थे। क्लियर है? तो ये था अपना 100वां संविधान संशोधन, भूमि विनिमय समझौता। अब अपन अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से राज्य थे, कब बने हैं, कौन से राज्य के लिए कौन से आयोग बनाए गए थे, भाषा के आधार पर बनने वाले कुल राज्य कितने थे, पहला राज्य कौन सा था, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे अगली क्लास में। आई होप कि आपको ये वाला लेक्चर समझ आया होगा, आपने अच्छे से इसे पढ़ा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें प्रॉपर नोट्स भी आपने बनाए होंगे। अपने हाथ से बनाए गए नोट्स जितनी जल्दी याद होते हैं उतनी जल्दी कोई अन्य किताब आपको याद नहीं हो सकती। तो लेकिन ये भी एक मतलब है कि जमा कर नोट्स बनाना पर्याप्त नहीं है जब तक उन्हें पढ़ा नहीं जाएगा। और नोट्स बनाने का एक ही उद्देश्य है कि हमें याद हो जाए, और उसके लिए तुम्हें बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन क्लास का अगर आप चाहते हो कि हमें ऑफलाइन से भी बेहतर रिजल्ट मिले, तो आपको एक ही फॉर्मेट अपनाना है, खुद पर खुद ही दबाव बनाना है। एक सिंपल तरीका कि जब तक आप खुद पर दबाव नहीं बनाएंगे तब तक आप चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है आलस। आलस उसे जन्म से मिला है, और वो जब तक खुद पर दबाव नहीं बनाएगा, कि चाहे वो बाहरी माध्यम से बनाए, वो आंतरिक माध्यम से बनाए, तब तक वो उस आलस को त्याग नहीं सकता। ये मनुष्य का स्वभाव है, मूल स्वभाव है बल्कि मनुष्य का। तो इसलिए हमें ऑनलाइन में, अब देखिए ऑफलाइन में तो टीचर्स होते हैं जो आपको दबाव बनाते हैं, सुनते हैं, टेस्ट लेते हैं, और आपको डर रहता है कि मेरी इंसल्ट होगी, मैं नहीं सुनाऊंगा तो पूरी क्लास मुझे क्या कहेगी, इस प्रकार का दबाव रहता है। ऑनलाइन में आपके पास ये दबाव नहीं है, और ये दबाव आप खुद बनाएंगे, खुद मान कर चलेंगे, अपनी नज़रों में आप खुद को गिराएंगे अगर आप याद नहीं करेंगे तो। क्लियर है? मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।